नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज बहुत ही अहम टॉपिक है जिस पर हम बात कर रहे हैं। वो ये है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2019 में सीएए और एनआरसी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसमें प्रॉपर्टी डैमेजेस के नाम पर कुछ कुर्कियां दी थी, नोटिस दिए थे डैमेज रिकवरी के लिए। ये बिल्कुल नए किस्म का कॉन्सेप्ट है सरकार चलाने का। डेमोक्रेसी में आमतौर पर प्रोटेस्ट की इजाजत अब से पहले रही है। 70 साल से जो कुछ हम देख रहे हैं, इस किस्म का ये बिल्कुल नया फिनोमेना हमने देखा था। इसमें बहुत बड़े लोग जो सोशल एक्टिविस्ट जाने माने लोग हैं वो भी शामिल थे। और उस वक्त यह एतराज किया गया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि आप इस तरह से नेम शेम वाले बोर्ड्स नहीं लगा सकते, उसको भी सरकार ने नहीं सुना था। अब सुप्रीम कोर्ट में यहां तक बात पहुंची है कि सरकार ने जो कुछ पैसा रिकवर किया है वो वापस करे, चूंकि वो गैर कानूनी है और एक कानून सरकार ने बनाया था, उसके बाद उस पर कार्रवाई कर सकती है। इस वक्त जिस शख्स से मैं बात कर रहा हूं वो है सीनियर जर्नलिस्ट कुर्बान अली साहब। आप लोग बीबीसी और कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उन्होंने काम किया, आप उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। कुर्बान अली साहब ने जो पिटीशन डाली हुई है वो ये कि ये कानून ही गलत है, जिस कानून के तहत तकरीबन सुप्रीम कोर्ट भी रास्ता बता रही है सरकार को कि उसके तहत आप काम कर सकते हैं। कुर्बान अली साहब, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप बताइए कि अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए हैं 274 नोटिस वापस होने और उस पर जो कुर्की जो पैसा लिया था सरकार ने उसको वापसी का हुक्म दिया है, आप यहां तक जो कुछ हुआ इस पर आपकी क्या राय है, आप कैसे देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब अपने शो में मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए, जो आपने ये पूरा बैकग्राउंड बताया इसका एक पस मंज़र है और वो पस मंज़र ये है कि 2019 में दिसंबर में जब मरकज़ी हुकूमत ने सीएए और एनआरसी को लेकर के कानून पास किया तो उसके ख़िलाफ़ पूरे मुल्क गिर पैमाने पर एहतजाज हुए और दिल्ली का जो शाहीन बाग का प्रोटेस्ट था वो पूरी दुनिया में जाना गया। हिंदुस्तान में 150 से ज़्यादा जगह पर ऐसे शाहीन बाग प्रोटेस्ट रखे गए। उत्तर प्रदेश में भी कई जगह ये प्रोटेस्ट हुए, लखनऊ में ख़ास करके हुसैनाबाद में। और उसी दौरान जो लोग इस कानून के ख़िलाफ़ थे वो सड़कों पर आए और उनको पुलिस ने बहुत ही बेदर्दी के साथ उन पर गोलियां चलाईं। 23 मुसलमान उसमें मारे गए। आज तक उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। बहरहाल वो एक अलग मामला है। लेकिन उसके फौरन बाद, अच्छा, एक तो ये कि जो आपने बताया अभी कि जो उस प्रोटेस्ट में गिरफ्तार किए गए थे उनको एक ऐसा खूंखार मुजरिम बता करके उनके फ़ोटो लगाए गए चौराहों पर और उसका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया और यूपी गवर्नमेंट को वो हटाने पड़े। हालांकि यूपी गवर्नमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई और वो अभी भी मामला वहाँ ज़ेरे समाअत है। और 2020 जनवरी में यूपी गवर्नमेंट एक ऐसा कानून लेकर के आई जो कभी अंग्रेज़ों ने भी नहीं बनाया इस मुल्क में हुकूमत करने के लिए, जो कि बाहर से आए हुए लोग थे और हमें गुलाम बना करके हमारे ऊपर हुकूमत करते थे। ऐसा स्ट्रिंजेंट कानून उन्होंने भी नहीं बनाया। और ये कानून क्या है कि जो कोई प्रोटेस्ट करेगा जिसका हक हमें आइन ने दिया है कि सिविल नाफरमानी करना पुरअमन तरीके से, जो गांधी जी का फॉर्मूला है, और डेमोक्रेसी में हर आदमी को एहतजाज का हक है, वो हक छीनते हुए यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि जो लोग प्रोटेस्ट करेंगे और सरकारी जो एस्टेट्स हैं, संपत्तियां हैं, उन पर उनको नुकसान पहुंचाएंगे तो उनके खिलाफ जुर्माने की, तावान की कार्रवाई की जाएगी। और नतीजा ये हुआ कि जो लोग गिरफ्तार किए गए थे उस ये प्रोटेस्ट के दौरान, उनके ऊपर दारापुरी साहब एक सीनियर आईपीएस अफसर हैं जो कि आईजी के ओहदे तक रहे हैं यूपी में, उनको गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर 65 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। एक हमारे साथी हैं दीपक कबीर साहब जो मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट में इस पिटीशन में पिटिशनर भी हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सके इस बार, इसलिए कि उन्हें एनओसी नहीं मिला कि या तो आप 65 लाख का जुर्माना पहले अदा करके एनओसी लीजिए और वरना तो वो।
तो अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का एक अबूरी फैसला आया है, एक ऑर्डर आया है, उससे ये कि जो जुर्माने हुए थे लोगों के खिलाफ वो तो रुक गए हैं। यूपी गवर्नमेंट को अपना वो ऑर्डर वापस लेना पड़ा है जिसके तहत ये कार्रवाई की गई थी, लेकिन वो कानून अभी भी है। तो उस कानून को खत्म कराने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जदाश्त दायर की है, PIL दायर की है, और हम चाहते हैं कि ये कानून, ये आइन के बुनियादी जो उसूल हैं उनके खिलाफ है, तो ये कानून ही रद्द होना चाहिए। तो इसमें जो अभी तक आपको समाजी तौर पर और जो जो सोशल एक्टिविस्ट्स हैं या ये कहिए कि लीगल फ्रेटर्निटी के भी लोग हैं, उनसे अभी तक आपको क्या कुछ आपको इसमें उम्मीद है? काफी, चूंकि एक बात आमतौर पर कह दी जाती है कि जो विधायिका ने, लेजिस्लेचर ने कानून पास किया है तो वो उसका अपना हक है। क्या अदालत उस कानून को खत्म करा सकेगी? क्या आपसे पहले की कोई नजीर है कि कोई कानून जो असेंबली में पास हुआ हो और उसको अदालत ने खत्म किया हो? जी हाँ, ऐसे बहुत सारी नज़ीरें हैं। और यही देखिए, जो हमारा मुल्क का निज़ाम है जिसमें एग्जीक्यूटिव का अपना रोल है, जुडिशरी का अपना रोल है, पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर का अपना रोल है। लेजिस्लेचर का काम कानून बनाना है, जुडिशरी का काम उसका रिव्यू करना है, और अगर उसको लगता है कि ये कानून गलत है तो वो उसको रद्द कर सकती है। मिसाल के तौर पे सुप्रीम, और खुद भी कानून बना सकती है सुप्रीम कोर्ट। नोटा का जो कंसेप्ट है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने किया, ये पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ है, माफ कीजिएगा। और बहुत सारे कवानीन जो लगे कि ये अल्ट्रा वायरस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्पिरिट के खिलाफ हैं, या लोगों की जो सिविल लिबर्टीज हैं उनको ख़त्म करने वाले कानून हैं, तो वो हुए हैं। उनकी बहुत सारी नज़ीरें हैं, और हमें इसीलिए पूरी तरह से उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले की समाअत फरमाएगा, हमारा बहुत ही बोनाफाइड कंटेंशन है, और उसकी हिमायत में बहुत सारी हमने नज़ीरें लगाई हैं। और हमारे जो वकील हैं कॉलिन गोंजाल्वेस साहब, वो जाने माने वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के ह्यूमन राइट्स के, और वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं इस पूरे मामले में। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से हेट स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मेरी PIL को एक्सेप्ट करते हुए उसके लिए जो काम कर रहे थे उनको जेल भेजने का काम किया, उस वजह से, हालांकि कल उसको जमानत मिल गई है, स्वामी नित्यानंद को और वसीम रिजवी को शायद मिलने वाली है, लेकिन हमें उसमें कामयाबी मिली, हमें इसमें भी कामयाबी मिलेगी। और एक चीज़ मैं आपकी जानकारी के लिए अर्ज कर दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमारे वकील हैं अली कम्बर जैदी साहब, उन्होंने कल ही एक पिटीशन हमारी तरफ से दायर किया है जिसमें ये जो 23 मुसलमान मारे गए, मुजफ्फरनगर, मेरठ, फिरोजाबाद, आगरा, कानपुर, अलीगढ़, तो उन सब में FIR दर्ज हो, SIT इस पूरे मामले की तफ्तीश करे, और जो मारे गए लोग हैं उनके अहले खाना को कंपनसेशन दिया जाए 1 करोड़ रुपए फीकस। हालांकि किसी आदमी की जान की कोई कीमत पैसे से नहीं बदली जा सकती, लेकिन चूंकि ये NHRC और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, तो इसकी रोशनी में हमने कहा है कि ये सीधे तौर पर पुलिस फायरिंग में मारे गए हैं, इसलिए इस पूरे मामले की तफ्तीश हो और फौरी तौर पर मुआवजा दिया जाए। अच्छा, कुरबान अली साहब, एक लंबे अरसे से आप एज ए जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं, बहुत से मौके होते हैं चीजों को बहुत गहराई से समझने के। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें एक तरह से उन्होंने पब्लिक से मदद मांगी थी या ये बताया था कि हम किन हालात में काम करने पर मजबूर हैं, उसके बाद अब जो ये कल का जो फैसला आया है उसमें ये जो इशारे मिल रहे हैं वो ये कि अदालत इस नए कानून के तहत पूरी कार्रवाई करने, ट्रिब्यूनल के जरिए रास्ता बनाने का भी एक ये काम हो रहा है अदालत की तरफ से। क्या आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं? देखिए काज़मी साहब, हमारा इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, और जाहिर है कि हम जो समाज जिस तरह का हमने बनाया है पिछले 70-75 सालों में, चाहे वो जुडिशरी हो, मीडिया हो, पार्लियामेंट हो, वो सब कहीं ना कहीं
उसी नफ्सियात का शिकार भी होते हैं और उसी तरह से काम भी करते हैं। हमने देखा है 19 महीने की इमरजेंसी, उस वक्त ना कोई अपील, ना कोई वकील, ना कोई दलील। मेरे वालिद मरहूम 19 महीने इमरजेंसी में जेल में थे, कई महीने तक तो उनसे मिलने की इजाज़त भी नहीं थी, और वो अकेले नहीं थे, 1 लाख लोग थे उनके साथ में, और तमाम उस वक्त के जो अपोजिशन थे। और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिल्कुल पपेट हो गया है, इंदिरा गांधी और संजय गांधी के आगे उसने सरेंडर कर दिया है। फिर उसके बाद में एक दौर आया, उसमें भी ये कहा गया कि जुडिशरी ठीक से काम नहीं कर रही है। फिर हमने एक जुडिशियल एक्टिविज्म का भी दौर देखा। जस्टिस जीएस वर्मा जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ऐसा लगा एक वक्त में तो 2-3 साल जब नरसिम्हा राव की हुकूमत थी कि सुप्रीम कोर्ट ही इस मुल्क की हुकूमत चला रहा है, और बहुत ही मतलब मेजर जिसको कहते हैं ना लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिए। अभी पिछले दिनों जो जिसका आपने हवाला दिया, ये बात सही है कि इस तरह की हवा बनी, और वो काफ़ी हद तक सही भी है। जस्टिस रंजन गोगोई का जो पूरा पीरियड है, और उन्हें जिस तरीके से राज्यसभा की रुकनीत से नवाजा गया अयोध्या जजमेंट के बाद, तो जाहिर है कि वो सवाल उठते हैं, और वो पूरी दुनिया में, न सिर्फ हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, इसकी पार्लियामेंट की, इसकी जुडिशरी की बड़ी इज्जत की जाती है। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जिससे हिंदुस्तान की साख गिरती हो, तो उससे हमें शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं, चीज़ें होती हैं, कई बार हमें सेटबैक भी लगता है। लेकिन मैं आपके ज़रिए से व्यूअर्स को आपके एक सलाह देना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास बहुत बड़ा हथियार है, इसका इस्तेमाल कीजिए। इसके इस्तेमाल के ज़रिए से, ज़ाहिर है मैं असेंबली का मेंबर नहीं, मैं पार्लियामेंट का मेंबर नहीं, मैं कुछ, और मेरे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कोई रिसोर्सेज नहीं, लेकिन बहैसियत एक हिंदुस्तान के आज़ाद शहरी के मुझे इतना तो हक़ है कि मैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर के एक अर्जदाश्त दे सकूं। उसका इस्तेमाल करना चाहिए, हर जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहिए। जब ये हेट स्पीच के मामले में हरिद्वार के मैंने PIL दायर किया, तो बहुत सारे हमारे मोहसिन और वेल विशर्स के फ़ोन आए, ये बड़ा ख़तरे का काम है, बड़े ख़तरनाक लोग हैं जिनसे आप लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना ख्याल रखिएगा। मैंने कहा ज़िंदगी और मौत तो बरहक है, अल्लाह ताला जब चाहेगा वो होगी, लेकिन हम इन सारी चीज़ों को सोच करके घर में बैठ जाएं। 125 करोड़ के मुल्क में कोई एक आदमी आगे ना आए जो ये कहे कि साहब इस मुल्क की आइन की बालादस्ती हो। जो लोग हैं वो ये समझ करके कि ये हिंदुस्तान खालाजी का घर है, वो कहते हैं कि हम आइन को नहीं मानते, हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, हम रूल ऑफ लॉ को नहीं मानते। उसी सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर तौहीन अदालत का मुकदमा दर्ज किया है, और इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है और उम्मीद है कि जिस तरह से जुडिशरी काम कर रही, असली बात यह है कि आप अपना केस लेकर के अदालत के सामने तो जाइए। उसमें चांसेस होते हैं 50-50 कि भाई हो सकता है आपकी बात सुनी जाए, हो सकता है आपकी बात ना सुनी जाए, हो सकता है हाई कोर्ट में ना सुनी जाए, सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाए, हो सकता है लोअर अदालत में सुनी जाए। लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो आपको हक मिला हुआ है अपनी बात को कहने का, और अब तो आप जानते हैं ये RTI का ज़माना है, हर चीज़ आपको मिल सकती है, वो हासिल करके चैलेंज कीजिए, अपने हुकूक के लिए लड़ाई लड़िए। बचपन में घर में हमको एक नारा सीखने को मिला कि जीना है तो मरना होगा, कदम कदम पर लड़ना होगा, अपने हक के लिए लड़ना होगा। तो वो कोशिश है, वो कोशिश हिंदुस्तान के हर शहरी को, और ख़ास करके माइनॉरिटी राइट्स की जो लोग बात करते हैं और जिनको लगता है कि माइनॉरिटी राइट्स को कर्ब किया जा रहा है, उन्हें ये इन हथियारों का इस्तेमाल करना चाहिए, अदालतों का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कुर्बान अली साहब, आपने जो बात समअप की वो बहुत ही अहम है, ये कि संविधान एक बहुत बड़ा हथियार है और अदालत में तो जाना ही चाहिए, जो हमारे पास हक है। हो सकता है कामयाबी मिले ना मिले, लेकिन खामोश बैठना ये जो है ये कोई अच्छी बात नहीं है। अपने हक को समाज को अच्छा रखने के लिए, दुरुस्त रखने के लिए, और आपने जो हेट स्पीच के सिलसिले में भी कामयाबी का जिक्र किया, हमें उम्मीद है कि संविधान जीतेगा। जो कुछ आपने किया है उसमें कामयाबी मिलेगी, और जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कुछ किया है, बहरहाल अब तो इलेक्शन का सीजन है, कहां तक वो चल पाएंगे, कहां रुक जाएंगे, क्या होगा, ना हमें मालूम ना आपको मालूम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। हम आपसे फिर किसी मौके पर आपसे फिर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया काज़मी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।
मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।